हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। आज हम ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। मतलब हमें रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास इस टॉपिक में जानना है। देखिए, जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री इसकी उत्पत्ति या इसका अध्ययन, इसका उदय काल उतना ही प्राचीन है जितना कि वेदों का अध्ययन। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज एज एंशिएंट एज आवर वेदास आर। देखो, प्राचीन ऋषि मुनि जो थे उन्हें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं की जानकारी थी, बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस वो जानते थे, जैसे आसवन डिस्टिलेशन की प्रक्रिया जिसके माध्यम से मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल बनाया जाता था। किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना। धातु निष्कर्षण की तमाम सारी विधियां जानते थे। धातु निष्कर्षण मतलब धातुओं का निर्माण करना, जैसे लोहा धातु, कॉपर धातु, ठीक है ना। तमाम धातुओं का निष्कर्षण प्राचीन वैज्ञानिक या प्राचीन दार्शनिक जानते थे। रसायन विज्ञान के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 5 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। अपनी स्टडी की थोड़ा सा सुविधा के लिए हम केमिस्ट्री के इतिहास को, हिस्ट्री को हम 5 एरा में, 5 कालखंड में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी 5 कालखंड, 5 एरा कौन है, 5 पीरियड कौन है? प्राचीन काल, जिसको एंशिएंट पीरियड कहा जाता है। मिस्र काल, इजिप्शियन पीरियड। लैट्रो रसायन काल, लैट्रो केमिस्ट्री पीरियड। फ्लोजिस्टन काल, ठीक है। उसके बाद होता है आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। प्राचीन काल 3000 BC यानी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी एनो डोमिनी एडी तक था। मिस्र काल का समय 350 ईस्वी से 1500 एडी एनो डोमिनी माना जाता है। लैट्रो केमिस्ट्री पीरियड 1500 एडी से 1650 एडी। फ्लोजिस्टन पीरियड 1650 एडी से 1744 एडी तक है। आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड 1744 एडी से लेकर अब तक, टिल डेट मतलब अब तक। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, शुरू किया जाए प्राचीन काल के बारे में। देखिए, प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड, इस पीरियड को हम ग्रीक पीरियड भी कह सकते हैं। ग्रीक काल के नाम से भी इसको जानते हैं। इस काल में, यह काल 3000 BC से 350 एडी तक माना जाता। 3000 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में रसायन विज्ञान का सबसे अधिक विकास भारत, चीन, मिस्र यानी इजिप्ट और यूनान या कह लें ग्रीक में हुआ था। ग्रीक में जो प्राचीन दार्शनिक थे ग्रीक के, जैसे कि प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, ये सब प्राचीन ग्रीक दार्शनिक, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैं। इन्होंने 4 तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स दिया था। 4 तत्वों का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी संसार की वस्तुएं हैं या ब्रह्मांड है, उसका निर्माण 4 तत्वों से हुआ है। कौन कौन से 4 तत्व, कौन से 4 एलिमेंट हैं? ये है वायु यानी कि एयर, अग्नि फायर, पृथ्वी अर्थ और जल यानी वाटर। इन्हीं 4 तत्वों से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कोई भी तत्व इन्हीं 4 तत्वों से बनता है। और इनमें आपस में क्या संबंध? इधर देखो, तत्व हमने लिखा हॉट, आर्द्र यानी नमी, वेट। इधर देखो शुष्क, ड्राई, इधर शीतल, कोल्ड। तो इन चारों में इस तरीके से संबंध, एक रेखाचित्र, एक डायग्रामेटिक तरीके से हमने दिखा दिया है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए, इधर
इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नम हरी लकड़ी, मॉइस्ट ग्रीन वुड। मॉइस्ट ग्रीन वुड जो है, नम हरी लकड़ी, यह भी एक पदार्थ है। यह जो पदार्थ है, इन दार्शनिकों के अनुसार या इनके 4 तत्वों के सिद्धांत के अनुसार, यह 4 तत्व कौन कौन से होंगे? वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। अब इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं? देखो, अगर हम नम हरी लकड़ी को जलाते हैं, इसको जलाया जाता है, इसका दहन, कंबस्शन किया जाता है, तो धुआं उत्पन्न होता है, ज्वाला यानी फ्लेम उत्पन्न होती, अवशेष राख बचती, रेसिड्यू, जल वाष्प वाटर वेपर प्राप्त होता है। धुआं यानी स्मोक किसका प्रतीक हो सकता है? वायु का यानी एयर का। ज्वाला यानी फ्लेम किसका प्रतीक हो सकता है? फायर का। अवशेष राख रेसिड्यू किसका सिंबल हो सकता है? पृथ्वी यानी अर्थ का। और जल वाष्प मतलब जल से बना है, जल वाष्प किससे बनता है? जल से बनता है। और इन 4 तत्वों से, इन चारों एलिमेंट से नम हरी लकड़ी मॉइस्ट ग्रीन वुड बनती है। जब इसको जलाया गया तो ये 4 तत्व मिले, इससे यह प्रमाणित हुआ कि किसी भी तत्व का निर्माण, किसी भी पदार्थ का निर्माण इन्हीं 4 तत्वों से हुआ होता है। ऐसा ही विचारधारा इन प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों की थी। लेकिन भारतवर्ष के जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, जैसे महर्षि कणाद, बड़े महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, इन्होंने बताया था कि पदार्थ परमाणुओं से, एटम से बनता है। इन्होंने परमाणु के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। महर्षि कणाद, वृंदा, नागार्जुन, ये सब प्राचीन भारत के जो है महान दार्शनिक है या ऋषि मुनि हैं। इसी तरीके से नागार्जुन हो गए, सुश्रुत, ठीक है ना, भिक्षु गोविंद, कौटिल्य, ये सब प्राचीन ऋषि और मुनि हैं। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारी बातों को बताया था। केमिस्ट्री से संबंधित तमाम सारे तत्वों को इन्होंने स्पष्ट किया था। और हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार तत्व ब्रह्मांड जो है 4 नहीं बल्कि 5 तत्वों से निर्मित है। वो 5 तत्व कौन है? ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार क्या था? वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल था। एयर, फायर, अर्थ और वाटर था। लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार इसमें एक तत्व और जुड़ जाएगा, जिसको कहा जाएगा आकाश। यानी ब्रह्मांड 4 नहीं बल्कि 5 तत्वों से बना हुआ है। इस सिद्धांत को कहते हैं पंचभूत का सिद्धांत कहते हैं। और ये 5 तत्व कौन है? वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल तो है, और उसमें एक नाम और जुड़ जाएगा आकाश का, यानी द एयर, द फायर, द अर्थ, द वाटर एंड द स्काई। इसको संस्कृत में क्या बोल सकते हैं पंचभूत के सिद्धांत? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। छित का मतलब क्या हुआ? धरती। छित जल, जल मतलब जल ही है, वाटर, ठीक है ना। छित जल, पावक मतलब होता अग्नि, फायर, ठीक है। गगन का मतलब क्या हुआ? आकाश, द स्काई। समीरा मतलब क्या हुआ? हवा, वायु, द एयर। तो ये पंचभूत का सिद्धांत आया था कब? वैदिक साहित्य के अनुसार, ठीक है। तो ये प्राचीन काल के बारे में बातें हो गई। अब इसके बाद है कौन सा काल? मिस्र काल, इजिप्टियन पीरियड। यह काल 350 एडी से लेकर 1500 एडी, 350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का समय मिस्र काल है, इजिप्टियन पीरियड है। इस काल में सबसे अधिक केमिस्ट्री का विकास मिस्र में यानी इजिप्ट में हुआ था। मिस्र में इस कालखंड में सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। और इस काल में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो 2 पदार्थों की खोज में बहुत रुचि ले रहे थे। इस काल के जो वैज्ञानिक हैं इनको हम अल्केमिस्ट कहते हैं। अल्केमिस्ट कहा जाता है। अल्केमी शब्द से बना हुआ है। अल्केमी का मतलब होता है द साइंस ऑफ मैजिक। अल्केमी शब्द का मायने क्या है? द साइंस ऑफ मैजिक। जादू वगैरह में
रसायन विज्ञान या साइंस का क्या अनुप्रयोग कैसे होता था, उसी को एल्केमी कहा जाता है। और इससे संबंधित जो वैज्ञानिक थे, तरह तरह की चमत्कारी चीजें रसायन विज्ञान के माध्यम से करते थे प्राचीन समय में, उनको हम अल्केमिस्ट कहते थे। अल्केमिस्ट का ध्यान दो वस्तुओं की खोज पर केंद्रित था। इस काल के जो वैज्ञानिक थे जिनको अल्केमिस्ट कहा जाता था, ये दो वस्तुओं की खोज में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे थे। अब वो दो वस्तुएं कौन कौन सी थी? वे दो वस्तुएं कौन कौन सी थी? उसमें पहला था क्या? पहला था अमृत, यानी नेक्टर। नेक्टर का मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत क्या होगा? वह काल्पनिक द्रव, ऐसा कोई द्रव है नहीं, इसीलिए हमने कह दिया काल्पनिक द्रव। वह काल्पनिक द्रव जो मानव को युवा और अमर बना सके, ऐसा हाइपोथेटिकल लिक्विड जो ह्यूमन बीइंग को यंग और इमोर्टल बनाए, ऐसे काल्पनिक द्रव को, ऐसे हाइपोथेटिकल लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? अमृत, नेक्टर बोलेंगे। और अल्केमिस्ट पहली तो अमृत की खोज में रुचि ले रहे थे, और दूसरी उनकी रुचि किसमें थी? एक खास तरह का पत्थर, एक काल्पनिक पत्थर, जिसको कहा गया पारस पत्थर, यानी फिलोसफर्स स्टोन। फिलोसफर्स स्टोन्स, फिलोसफर्स स्टोन्स कहा गया। फिलोसफर्स स्टोन का मतलब हुआ पारस पत्थर। पारस पत्थर क्या होता है? ऐसा काल्पनिक पत्थर होता है जो जिस पर किसी धातु को रगड़ने पर वह सोने में, गोल्ड में परिवर्तित हो जाती है। यानी फिलोसफर स्टोन ऐसा हाइपोथेटिकल स्टोन है जिस पर हम कॉपर या जिंक जैसी धातुओं को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह किसमें बदल जाएगी? वो बदल जाएगी गोल्ड में। ऐसा विचार है, ऐसी धारणा थी। हालांकि ऐसा कोई पत्थर तो है नहीं। यानी अल्केमिस्ट इन दो वस्तुओं की खोज में रुचि तो ले रहे थे, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया, अब तक नहीं सफल हो पाया है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, और हम जान लें कुछ चीजों को। मिस्र काल में, इजिप्टियन पीरियड में, इस कालखंड में कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिनका केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये कौन से साइंटिस्ट हैं, इनको हम जान लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला नाम आता है, इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम इस साइंटिस्ट का है, जान लीजिए। इसमें है पहला नाम जाबिर बिन हयान का। जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्लासिकल केमिस्ट्री, प्राचीन रसायन का जनक इनको माना जाता है बहुत सारे देशों में, और इन्हीं को बहुत सारे देशों में फादर ऑफ अल्केमी, एल्केमी का मतलब क्या हुआ? द साइंस ऑफ मैजिक, एल्केमी, ठीक है ना। फादर ऑफ एल्केमी और फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री बहुत सारे देशों में जाबिर बिन हयान को माना जाता है। और इन्होंने देखो दो महत्वपूर्ण अम्लों की, दो इंपॉर्टेंट एसिड्स की खोज किया था। ये कौन से एसिड्स हैं? पहले उसमें एक नाम आता है जो बहुत महत्वपूर्ण एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। अगर हम 3 आयतन, 3 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 1 वॉल्यूम HCl लेते हैं, तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इसको हम अम्लराज, एक्वा रेजिया कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रसायन है एक्वारेजिया। 3 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा एक्वारेजिया। इसको हम एक्वारेजिया कहेंगे। जो धातुएं, जो मेटल्स सामान्य एसिड्स में, नॉर्मल एसिड्स में नहीं घुलती हैं, वे अम्लराज में आसानी से घुल जाती हैं।
अम्लराज में देखिए गोल्ड को हम घोल सकते हैं, कॉपर को घोल सकते हैं, प्लेटिनम को घोल सकते हैं। ये सभी धातुएं सामान्य अम्लों में नहीं घुलती हैं, ये अम्लराज में एक्वारेजिया में घुल जाती है। तो एक साइंटिस्ट हो गए इस कालखंड के, मिस्र काल इजिप्टियन पीरियड के, जाबिर बिन हयान। और साइंटिस्ट के बारे में हम जाने, इस काल में और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है अल राजी का। अल राजी सबसे पहले इन्होंने बताया कि मानव शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह होते हैं। इनका जिक्र सबसे पहले अल राजी ने किया था। अब इसके बाद इस कालखंड में और एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जान लेते हैं हम, ये है इब्ने सीना। इब्ने सीना जो है, इन्होंने तमाम प्रकार के पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से तरह तरह की औषधियाँ, मेडिसिन प्राप्त किया और उनके माध्यम से बहुत सारे रोगों का निदान किया। यानी विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान में तरह तरह की औषधियाँ, मेडिसिन पेड़ पौधों से निष्कर्षित किया इब्ने सीना ने। यानी इब्ने सीना का कंट्रीब्यूशन, योगदान मेडिसिनल केमिस्ट्री, औषध रसायन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इस कालखंड में ये तीन महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं इजिप्टियन पीरियड मिस्र काल में। इसके बाद देखो कौन सा कालखंड हमें पढ़ना है, लैट्रो रसायन काल। ये तीसरा कालखंड है। यह काल 1500 एडी से लेकर 1650 एडी तक माना जाता है। 1500 ईस्वी से लेकर सन 1650 ईस्वी तक का समय लैट्रो रसायन काल का समय है। इस काल में सबसे ज्यादा चिकित्सा रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री का उदय हुआ या उसका विकास हुआ। और इस कालखंड के बड़े महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल को बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्रीज में फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हमारे देश में लेवोशियो को फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, रसायन विज्ञान को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को है। रॉबर्ट बॉयल एस्टैब्लिश्ड द केमिस्ट्री एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस। और इन्होंने गैसीय नियम दिया था, गैसों से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम दिया था, जिन्हें गैसीय नियम, गैसीय बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद है फ्लोजिस्टन काल, फ्लोजिस्टन पीरियड। फ्लोजिस्टन पीरियड यह जो है 1650 ईस्वी से 1744 ईस्वी तक का समय जो है फ्लोजिस्टन पीरियड का माना जाता है। इस काल में एक बड़ा विवादास्पद सिद्धांत दिया गया जिसे कहा जाता है फ्लोजिस्टन सिद्धांत, फ्लोजिस्टन थियरी, फ्लोजिस्टन सिद्धांत, फ्लोजिस्टन थ्योरी। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये मानता है कि अगर किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उससे धुआं, ज्वाला या उष्मा उत्पन्न होती ही होती है। इसके साथ साथ एक विशेष प्रकार का पदार्थ भी उत्पन्न होता है जिसको कहा जाएगा फ्लोजिस्टन। यानी ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें एयर, फायर और हीट देखते हैं उसमें उत्पन्न ही होती है। उसके साथ साथ क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट उत्पन्न होगा जिसको कहा जाएगा फ्लोजिस्टन। हालांकि ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई पदार्थ तो पाया नहीं गया फ्लोजिस्टन नाम का। तो यह सिद्धांत अपने विरोधाभासों के कारण, कॉन्ट्राडिक्शन के कारण इसका जल्दी ही अंत हो गया। अब देखो इस फ्लोजिस्टन काल में भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। इस काल में कौन कौन से साइंटिस्ट हम प्रमुख रूप से देखते हैं? इस कालखंड में हम जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक देखते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है हेनरी कैवेंडिश का। हेनरी कैवेंडिश ने क्लोरीन गैस की खोज किया था। क्लोरीन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने किया। और इस कालखंड में एक दूसरे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किया। कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी जोसेफ ब्लैक
ने किया था। इसी तरह है शीले, या ऐसे पहले देखें जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन, और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की डिस्कवरी किया था। यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, हाइड्रोजन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने किया था। जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी किया, जोसेफ ब्लैक ने, और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की खोज, इसके साथ साथ अमोनिया गैस की भी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। एक और साइंटिस्ट हम देखें शीले, शीले, ठीक है ना, शीले ने क्लोरीन गैस की खोज, क्लोरीन की डिस्कवरी शीले ने किया था। तो फिलोजिस्टन पीरियड में ये 4 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल, केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड। 1744 ईस्वी के बाद का समय मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल, केमिस्ट्री का आधुनिक काल कहलाता है। यह जो कालखंड है 1744 से प्रारंभ होता है। अब 1744 में ऐसी क्या खास बात हुई थी? देखो 1744 में वैज्ञानिक लेवोशिये ने, एंटोन डी लेवोशिये, उनका पूरा नाम क्या था? एंटोन डी लेवोशिये। एंटोन डी लेवोशिये को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है लेवोशिये को। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ आर है, आर साइलेंट रहेगा। लेवोशिये, लेवोशिये पढ़ा जाता है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने कंबशन, दहन से संबंधित प्रयोग किए थे। उस प्रयोग में इन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता का महत्व बताया था कि कंबशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन जरूरी है। ऐसा एक्सपेरिमेंट लेवोशिये ने करके बताया था। लेवोशिये के प्रयोगों से इस काल का उदय माना जाता है। आधुनिक काल का उदय लेवोशिये के प्रयोगों से माना जाता है। लेवोशिये ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, जिसको कहा जाता है द्रव्य के अविनाशिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यह सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये आधुनिक काल का उदय लेवोशिये के प्रयोगों से माना जाता है। इसके देखो, इस काल में बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। जैसे देखो 1833 में, 1833 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघट्ट के विलेनों में विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन किया और विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किए थे। 1833 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की स्टडी किया था और इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित 2 लॉस इन्होंने दिया था। इसके बाद 1881 में आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत, आयोनाइजेशन थ्योरी, आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने दे रखा था 1881 में। फिर 1869 में मेंडलीफ ने क्या किया था? मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण के द्वारा एक आवर्त सारणी, एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी। 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की डिस्कवरी किया था। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। 1919 में क्या हुआ था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज 1919 में किया। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दिया था और 1913 में मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किया था और
इसके बाद देखें सन 1900 में बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकुरल रदरफोर्ड, क्या नाम है, मैडम क्यूरी जैसे साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया। तो आधुनिक काल में, केमिस्ट्री के आधुनिक काल में, इस कालखंड में रसायन विज्ञान से संबंधित नवीन अन्वेषण, नई नई खोजें इसी कालखंड में हुई थी। तो ये तो केमिस्ट्री का कुछ इतिहास का संक्षिप्त विवरण आज हमने बताया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू।